नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे कश्मीर और छत्तीसगढ़ में हुए हमलों की, चीन के रक्षा मंत्री की भारत यात्रा की, भारत पाकिस्तान के संबंधों की, श्रीलंका में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की और सूडान में चल रही हिंसा की। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त श्री DS त्रिपाठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। पहला सवाल सर, हम कश्मीर और छत्तीसगढ़ से ही लेते हैं। दरअसल सरकार काफ़ी दावा करती है कि नक्सलियों के आतंक को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह नक्सली हमले में हमारे 11 जवान शहीद हुए, उससे सरकार के दावों पर गंभीर सवाल उठे हैं। इसके अलावा कश्मीर में भी जिस तरह पुंछ में हमारे जवानों पर घातक हमला हुआ, उससे भी सरकार के उन दावों पर सवाल उठे हैं कि कश्मीर से आतंक अब समाप्त हो चुका है। इसे कैसे देखते हैं आप? साथ में ये भी जोड़ना चाहूँगा कि क्या अब तक हम ये चीज़ में विशेषज्ञता हासिल नहीं कर पाए कि हम IED अगर प्लांट किया गया है तो उसको कैसे खोजा जाए, कैसे निष्क्रिय किया जाए, क्योंकि IED ज़्यादा दिखता है जब भी कोई ब्लास्ट होता है तो। नीरज जी, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। पहली बात तो बहुत दुखद है जी कि ये घटना हुई जिसमें जो DRG हैं, जिनके 10 जवान और एक ड्राइवर जो गाड़ी का था, वो IED ब्लास्ट में मारे गए। ये लोग अपना काम करके और वापस आ रहे थे अपने हेडक्वार्टर में जब ये घटना शाम के टाइम हुई जी। तो और IED ब्लास्ट से हुई। और ये जो जितने भी जो जवान थे डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के थे जी। और मैं ये बताना चाहूँगा, ये डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड बाद में बनाई गई। बेसिकली ये लोग कोई बाहर के पुलिस के रिक्रूटमेंट वो नहीं है, बेसिकली जो ट्राइबल्स हैं वहाँ के वही हैं जी, जिनको ये लिया गया डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में कि यही हैं, वहीं के हैं ट्राइबल्स, और जो वाफिक हैं इलाके को जानते हैं अच्छी तरह और अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे जी। तो ये बहुत दुखद बात है कि इन लोगों ने अपने ही भाई बंधुओं को जो इन्हीं के थे उनको उन्होंने इस तरह जो है मारा, जो कि बहुत दुखद है जी। और इसी तरह जो कुछ वहाँ रजौरी में रजौरी पुंछ के बीच में बीजी के रास्ते में जो हुआ, दोनों घटनाएं। सबसे पहले हम इसका लेते हैं जो बस्तर में दांतेवाड़ा में जो ये घटना हुई है जी। निश्चित रूप से ये एक थोड़ी सी इस पर सोचने वाली बात है कि ये क्यों हुई जी। होना नहीं चाहिए था, प्रिवेंटेबल था अगर हम करते IED की, जैसे अभी तो हमें महारत हासिल है IED डिटेक्शन में जी। लेकिन ये भी बात है कि आप अगर देखिए तो काफ़ी समय से हमने कंट्रोल काबू कर लिया था जी, कुछ हो नहीं रहा था। मैं आपको अगर थोड़ी बहुत जानकारी दूं तो 2017-18 से देखिए ये घटनाएं थीं जी, जिसमें हर साल 2017 लीजिए, 18 लीजिए, उसके बाद 2021 में हर समय कहीं ना कहीं यह घटना होती रही है। 2021 में आपको पता है बीजेपी के जो वहाँ MLA थे जी, उन्हीं को मारा गया, जिनके साथ 4 आदमी और मारे गए थे वहाँ पर जी। और उसके बाद फिर CRPF के 2-4। लेकिन पहले ऐसा था कि ये लोग बड़ी संख्या को टारगेट करते थे जी। आपको याद है एक बार 45 जवान मारे गए थे CRPF के जी। अब इन्होंने थोड़ी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके और छोटे छोटे ग्रुप्स को टारगेट करना शुरू किया है जी। तो हमें भी उसको देखना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ें नहीं जी, देखिए कहाँ था ये, अगर आप हम ये नहीं कहूँगा मैं कि हम फेल हुए हैं, चाहे कमी नहीं आई है, कमी बहुत आई है। आप याद कीजिए 1967 में नक्सलिज्म शुरू हुआ था, जिसको रेड कॉरिडोर के नाम से इन्होंने पूरा एरिया बनाया था 1967 में। और इसको अगर आप देखें तो उस समय मेरे ख्याल से जो 2-3 नाम थे जिन लोगों ने ये इसको आगे बढ़ाया था, उसमें चारू मजुमदार, कानू सान्याल और एक जंगल संथाल मेरे ख्याल से थे, जिन लोगों ने ये चीज़ें नक्सलिज्म आगे बढ़ाया था। और ये धीरे धीरे माओइस्ट का नाम दिया फिर, लेकिन ये माओ के भी नक्शे कदम पर नहीं चले और ये हिंसा पर उतारू होकर के और ये काम को अंजाम देने लगे। ये कभी अपने ही लोगों के विरुद्ध में काम कर रहे थे, कभी सरकार के विरुद्ध में थे जी। कमियां थी, ये नहीं थी कि नहीं है, लेकिन तरीके थे और भी इनको ठीक करने के। और बाद में सरकार ने बहुत कुछ किया।
आपको पता है उस समय अगर आप याद करें 80 के दशक में एक सलवा जुड़ूम नाम का अभियान चला था जिसमें लोकल लोगों को लिया गया था। और जिसका सलवा जुड़ूम का मतलब ही अंग्रेजी में था पीपुल फॉर पीस, शांति वाले लोग थे जो शांति के लिए आगे बढ़े। तो ऐसे करके कमी बहुत आई। और आंकड़े अगर देखे जाएं तो अगर 2020 से पहले और बाद में अगर देखे जाए तो ये समझ लीजिए MSCRPF का जो उन्होंने आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से 77% की कमी आई है ऐसे मामलों में। तो कमी तो आई है, लेकिन इसमें और कुछ किया जा सकता था। लेकिन ये जितने घटनाएं होती हैं, चाहे ये घटना है चाहे जो भी वहाँ की है, इसमें कोई ना कोई ऐसा था जो कि पहले इनको आईडी उसी रूट पर रखना, ये तो किसी ने बताया होगा, कहीं ना कहीं खबर किसी ने दी होगी कि इस रूट से गाड़ी गुजरने वाली है, इस टाइम पर आएगी, तभी एक घटनाओं को अंजाम दिया जा सकता है। तो ये चीज जो है इसको रोकना ज्यादा जरूरी है कि उनको ये मिले ही नहीं मौका। जैसे अभी क्या हुआ है, इन्होंने नक्सलिज्म के जो मेन स्रोत थे, इनको पैसे चाहिए, फंड चाहिए, वो स्रोत जो है इनको बेसिकली ये पहले तो वसूली करते थे जिसको रोका गया इंडस्ट्रीज से, फिर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर से, बाकी जो ये नशे के कारोबारी हैं उनसे ये पैसे लेते रहे। तो उन चीज़ों पर भी हमला हुआ जो काफ़ी हद तक घटा है। इससे पहले आपको पता है कि इनको बल्कि इस मूवमेंट को चीन का भी समर्थन था शुरू में, उन्होंने सीधे समर्थन किया था कि अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसे करके चीजें थी जिनको काफी हद तक काटा गया और उससे काफी फर्क पड़ा कि जैसे मैंने आंकड़े आपको दिए थे कि इसमें इस हिसाब से फर्क पड़ा है। लेकिन एक ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो है अभी तकरीबन 120 या 21 ट्राइबल्स को जो अभी आप देखिए जुलाई 2022 में बरी किया गया, इनको अरेस्ट किया गया था पहले इन्हीं सब चीज़ों में। लेकिन ये सब चीज़ें अब चूंकि ख़त्म हो रही हैं, लोगों के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है, सरकारी एजेंसियों का जो सुरक्षा जो वहाँ CRPF और बाकी एजेंसियां हैं वो इनको अच्छी तरह ट्रेनिंग दी गई है इस लड़ाई में। आर्मी के लोग जाके इनके जो ट्रेनिंग स्कूल्स थे वहाँ जाके उनको जो है कैसे काउंटर इंसर्जेंसी या इंसर्जेंट्स को के अगेंस्ट काम करना है वो इनको ट्रेन किया गया, इनको हथियार अच्छे दिए गए। कम्युनिकेशंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको सुधारा गया। हेलीकॉप्टर सर्विसेज भी वहाँ दी गई कि ये जल्दी अपने मुकाम पर पहुँचे, यहाँ इवैक्यूएशन भी किया जा सके। ये काफ़ी चीज़ें हुई। दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से बाकी चीज़ों में जो है डेवलपमेंट की चीज़ें की गई, सड़कों के बारे में, BPL इनको राशन पानी बाकी चीज़ों पर। लेकिन अभी भी कई चीज़ें हैं। अब जैसे सबसे बड़ी समस्या है यूथ की, वहाँ पर उनको काम नहीं है, इंडस्ट्रीज हैं नहीं, लोकल यूथ को इवन एजुकेशन बाकी चीज़ों में इतना आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जिनको कि बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन के बारे में, जिससे कि वो असली चीज़ें जान सकें, देख सकें, उनको बताया जा सके। तो इन चीज़ों की कमी है जो कि दूर करना ज़रूरी है। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जैसे आपने कहा इन चीज़ों में कमी है जिनको कि दूर करना है। और मिल करके सारी एजेंसियां मिल करके और इस पर अगर काम करेंगे तो जरूर फर्क पड़ेगा। सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं, बदला लेने से किससे बदला ले रहे हैं हम एक्चुअली? अपने ही लोगों से। लेकिन जो गलत काम कर रहा है उसको तो कटघरे में खड़ा करना ही चाहिए। और साथ में ये भी देखना है कि जो लोग देश विरोधी काम कर रहे हैं, जो लोग ये जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां वहां पर हैं उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाए और ये चीज नहीं होने पाए। लोगों में ऐसे लोगों में डर हो कि अगर वो ये करेंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चीज करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो आपने की इसी में मैं ऐड कर दूं कि देखिए नक्सल्स को अब बहुत ज्यादा समर्थन भी नहीं मिल रहा है। वही लोग समर्थन कर रहे हैं जिनका अपना इंटरेस्ट है। और सबसे पहले इसमें मतलब हर एक जो ऐसी चीज घटना होती है उसमें पॉलिटिशियंस का नाम पहले आता है, जो कि सबसे पहले राजनीति करते हैं और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इन लोगों को भी आगे ले आते हैं या साथ में रखते हैं। तो इन सब पर जो है लगाम लगाना जरूरी है। दूसरी बात जो आपने की
जो कश्मीर के जम्मू की घटना हुई, रजौरी पुंछ का एरिया है जहाँ पर था, मैं वहाँ काफ़ी साल रहा हूँ। दोनों चीज़ें हैं, देखिए ये भी मानना पड़ेगा कि गलती हुई है वहाँ जी। पहली बात तो एरिया था, रोड ओपनिंग पार्टी क्यों नहीं थी जी वहाँ पर, जो पूरा डिटेक्शन करती है। और ये समझिए एक रोड ओपनिंग पार्टी सुबह शुरू हो जाती है 5-6 बजे, उनको 3-4 घंटे लग जाते हैं पूरा रोड क्लियर करने में। एरिया भी डोमिनेट करते हैं। जो अगर आप देखें जहाँ पर ये अटैक हुआ वहाँ दोनों तरफ माउंटेन्स थे जी, बाईं तरफ भी दाहिने एक नाला था, उधर भी पहाड़ी थी। दैट मीन्स जो गाड़ी जा रही थी और काफ़ी घुमाव था जी, तो गाड़ी वहाँ स्लो होनी है जी। तो वहाँ पर ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। सिंगल गाड़ी मूव वैसे होती नहीं है जी, सिंगल गाड़ी अकेले कैसे जा रही थी जी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है, जो कि नहीं होना चाहिए जी। हम भी करते थे, अगर ऐसी जरूरत पड़ती थी कभी तो आरोपी को, अगर उस रोड पर आरोपी है तो उसको एक्सटेंड किया जाता था थोड़ी देर और के लिए जी। या अगर आरोपी नहीं है तो रोड ओपनिंग की जाती थी, उसके बाद गाड़ी को वहां से ले जाया जाता था और डेफिनेटली सिंगल गाड़ी का तो सवाल नहीं उठता जी। दूसरी चीज, ये लोग ट्रैप कैसे हो गए उसमें जी, जंप करके या साइड से बाहर या पीछे से बाहर निकलना। दूसरी चीज जो सामने जो प्रत्यक्षदर्शी सामने चीज आई है कि कोई स्नाइपर ने सीधी गोली मारी है उसको, ड्राइवर को जी। ये भी कहा जा रहा है कि जो गोली है वो स्टील की गोलियां हैं जो कि पियर्स कर सकती थी बॉडी को या छोटे आर्मर को, तो इसका मतलब ये बड़ा वेल प्लान्ड था जी। दूसरी चीज, किसी ने सीधी जानकारी दी थी कि गाड़ी इस समय निकल रही है, इतने समय वहां पहुंचेगी जी। तो ये किसी न किसी ने जो वहां पर है उनका मुखबिर है जी, उसी ने ये काम किया है। यहाँ पर भी और जो दांतेवाड़ा में वहाँ नक्सली में हुआ वहाँ भी। तो ये दोनों जो है ये सोचने की बात है और दोनों में जरूर गलतियाँ हुई हैं। अगर जो सिखलाई थी उसको हिसाब से चलते फॉलो करते तो ये चीज़ नहीं होती जी। दूसरी चीज़ जो इस इलाके में है, यहाँ जहाँ पर ये फौजी गाड़ी की घटना हुई है जी, वो देखिए बड़ा साफ है। जैश-ए मोहम्मद का एक जो ऑफशूट है उसने जो है जानकारी ली है, उसने ये भी वीडियो का उसने फोटो जारी की, गाड़ी जब आ रही थी, जब इन्होंने उस पर हमला नहीं किया था उससे पहले का ग्रेनेड वो किया उन्होंने, वो फटा। और जो प्रथम दृष्टि में यही है कि जब पेट्रोल टैंक फटा उसकी आग लगी तो उसमें, और जो मारे गए हैं उसमें से 2 तो बाद में आग की वजह से आग में झुलस गए और बाकी उससे मारे गए। तो ये जो चीज़ है ये ऐसी है, दुखद है और ये रोकी जा सकती थी अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किया गया होता जी। लेकिन वो जांच में आएगा क्या था, किस वजह से था। लेकिन ये गाड़ी अच्छे काम के लिए जा रही थी, इफ्तार के लिए जा रही थी, सारा लोगों के लिए जा रही थी। और आप देखिए वहाँ के गांव के लोगों ने मनाया नहीं इफ्तार जी, बिल्कुल प्रार्थना की वहाँ उन्होंने जितने लोगों के लिए उन्होंने, कई गांव के लोगों ने, तो आप सोचिए कितना बड़ा ये बड़ी चीज है, वहाँ को कितना लगाव था उन लोगों को फौज से वहाँ पर, बिल्कुल आरआर से। तो लेकिन उन्हीं में से 1-2 गद्दार थे जिन्होंने ये काम किया जी। तो हमें अब जो है ऐसे लोगों के विरुद्ध रहना, एक्शन लेना बहुत जरूरी है। एक तो पकड़े भी गए जिन्होंने हमलावरों को पनाह दी थी। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सबसे बड़ी चीज है कि देखिए एक चीज हमें सबसे बड़ी देखनी चाहिए थी, हमलावर आ गए, पनाह लोगों ने दे दिया, इसमें क्यों नहीं कोई हमें इंफॉर्मेशन मिली जी। भाई हमारे आपके घर के बगल में कोई बाहरी आता है तो आप 4 बार देखते हैं कि भाई इसको तो पहले इसके घर में कभी देखा नहीं है, कहां से आ गया जी। ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं हमें मिली जी। अगर हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क इतना है, और वहां ये समझिए आपकी आज की तारीख में, जब मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ 20-22 साल पहले, 10 से 11 इंटेलिजेंस एजेंसीज होती थी, आर्मी और बीएसएफ सबका मिला करके, सीआरपीएफ और सीआईडी, आईबी, रॉ सारे थे। इतनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के वहाँ होते हुए भी अगर जानकारी हमको नहीं मिले, अगर हम एक आदमी पर नजर नहीं रख पाए आज की इलेक्ट्रॉनिक्स और हर एक वजह से, तो फिर इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो है। बिल्कुल। अगर ये आए होंगे तो इन्होंने कोई ना कोई नंबर एक्टिवेट किया होगा मोबाइल का जी। कोई अलग से नंबर अगर आ रहा है तो हम क्यों नहीं इसको पकड़ पाए जी। तो कई चीजें हैं,
जो जिनकी जांच, आई एम श्योर कि मुझे पूरा भरोसा है कि ये जांच होगी और इसके ऊपर एक्शन होगा। लेकिन मेरा प्रश्न वही रहता है हर एक एजेंसी से कि हम बाद में क्यों करते हैं। ये चीज़ें तो हमको पता है, हमको इस पर जरूर एक्शन लेना चाहिए था। हाँ, मुझे लगता है कि ये जो घटना हुई, फौज जो है, चूँकि इफ्तार का था, पाक महीना था रमजान का, उन्होंने सोचा कि भाई इस महीने में तो कोई ऐसी चीज़ कोई करेगा नहीं, ऐसी नापाक हरकत नहीं होगी, तो वो सोच के वो लोग जा रहे होंगे। लेकिन जैसे हमने कहा था, पहले से कहते आ रहे हैं कि जो टेररिस्ट हैं उनकी कोई ईमान धर्म नहीं होता है, तो ये वो लोग थे। तो इस वजह से, लेकिन दुखद है, और ये दोनों घटनाएं जो हैं इनको रोका जा सकता था, और इन चीज़ों पर ज़रूर नोट करना चाहिए, इसको इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने मैं कहूँगा थोड़ी इन्होंने इसमें लैक्सिटी की, उनको भी वार्न करना चाहिए कि ये नहीं हो और आगे से इस तरह की घटना नहीं हो। और दूसरी, इंटेलिजेंस सिस्टम हम इतना अपना करें कि चीज़ होने से पहले हमको पता लग जाए। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं, थोड़ा इस पर ध्यान देना जरूरी है। बात सर अब जरा एससीओ सम्मेलन की। चीन के रक्षा मंत्री एससीओ बैठक में भाग लेने के लिए भारत पहुंच चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में दोनों देशों के कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध दूर करने के लिए बैठक की। क्या आने वाले दिनों में हम दोनों देशों के संबंधों को सामान्य होते हुए देख सकते हैं? इसी से जुड़ा एक सवाल यह भी है कि क्या दोनों देशों के संबंधों में बदलाव के संकेतों को देखकर ही पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष चीन के दौरे पर भागे भागे गए हैं? नीरज जी, इसमें दो प्रश्न हैं। एक तो पाकिस्तान का कनेक्शन और चीन का कनेक्शन, और दोनों एससीओ के मेंबर हैं जी। आज ही से है, सभी आ गए हैं। और पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो जो है वीडियो कॉलिंग से जुड़ेंगे जी। चीन के आ चुके हैं और इनकी बायलैटरल मुलाकात रक्षा मंत्री से होनी है जी। और बायलैटरल इसलिए होनी है कि एससीओ फोरम में हम जो है ये मुलाकात, ये चीज उठा नहीं सकते हैं, बायलैटरल जो चीजें हैं जी। दूसरी चीज जो एक ये देखिए कि सबसे बड़ी, मैं हास्यास्पद तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो थीम रखी गई है वो है सिक्योरिटी ऑफ एससीओ, मतलब जो एससीओ की सुरक्षा जी। तो यही जो है थीम है जी। ये जो मीटिंग सब रक्षा मंत्रियों की हो रही है जी, सुरक्षा के बारे में जी। और कितने सुरक्षित हैं आपस में वो हम देख ही रहे हैं, जो आपने क्वेश्चन खुद ही रेज किया। लेकिन ये रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन्होंने होल्ड किए उन्हें चीन में जी। मिलिट्री कमीशन में भी थे जी। चीन की मिलिट्री में भी बहुत हायर पोस्ट पर रह चुके हैं, और ये शी जिनपिंग के करीबी माने जाते हैं जी। जो रक्षा मंत्री बने। हालांकि अमेरिका ने इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखा जी, है जी। वो भी है, लेकिन उस प्रतिबंध से यहाँ आने में तो कोई फर्क है नहीं जी। अभी सबसे बड़ी बात जो आपने इसके साथ जोड़ के कही है वो है जो कोर कमांडर लेवल की मीटिंग हुई है जी। अब आप देखिए 18वीं मीटिंग हुई है जी। 18वीं मीटिंग हुई है कोर कमांडर लेवल की चुशूल सेक्टर में, जो कि चीन के जो इलाका चीन ने लिया, चीन के पास है, उसके अंदर जा करके वहाँ पर ये मीटिंग हुई है। और जब से ये मीटिंग शुरू हुई है, पहली बार जैसे था हमारा पहले इंडिविजुअल मीटिंग होती थी, लेकिन अब हमेशा एक जॉइंट सेक्रेटरी जो ईस्ट हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, वो भी साथ में रहते हैं, और जब वो हैं तो बाकी ऑफिशियल्स भी हैं जहाँ मीटिंग हुई। लेकिन देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी बात इन मीटिंग से निकल के नहीं आ रही है जी। कि कोई बहुत बड़ा मेजर डिसीजन हो गया हो। अभी पहले जहाँ से पीछे हटे थे वहीं हटे हैं। जो हम लोग बात करते पगांग में देख लीजिए क्या हाल है, डेप्सोंग में वही हाल है। तो इन सब चीज़ों में अभी भी वहाँ पर हम कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पाए हैं जी। वहाँ पर बातचीत हुई है, एक दो चीज़ें हुई हैं वो बड़ी अच्छी हुई हैं, जिसमें कहा गया है कि अब जो बातचीत है इन सेक्टरों में जी। वो बटालियन और ब्रिगेड कमांडर लेवल पर भी होगी। पहले खाली कोर कमांडर लेवल उस लेवल की होती थी, ग्राउंड पर जो काम करने वाले हैं बटालियन और उनके लेवल पर होगी, सो दैट ऐसी चीज़ों को रोका जा सके जी। और वो कोई इंसिडेंट हो तो एक दूसरे से वो सीधी बात करके, या नहीं भी है तब भी बात करके समाधान की कोशिश करें जो ग्राउंड लेवल की चीज़ें हैं। एक ये अच्छी बात हुई है
जो ये निकली है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई खास बात निकली है। बाकी वही जो हम कहते रहते हैं कि आगे जारी रखेंगे और समाधान निकालेंगे जी। लेकिन एक चीज़ है, इस बार जो स्टेटमेंट आया है वो सिर्फ भारत ने दिया है जी। चीन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है जी। लेकिन चीन का जो अखबार है ग्लोबल टाइम्स, उसने इसके ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने लिखा है, कहते हैं कि मैराथन मीटिंग्स होती रही हैं और ये भी बड़ी मैराथन मीटिंग थी। आपको पता है 4-4, 5-5 घंटे ये मीटिंग चलती है जी। और कोई नतीजा नहीं आ रहा है। उनका ये कहना है, इसका मतलब ये बड़ा जटिल मामला है, कॉम्प्लेक्स मामला है, उनका कहना है ग्लोबल टाइम्स का। इतना जटिल है कि इतनी जल्दी कोई इसका हल नहीं निकलेगा। तो आप समझ लीजिए कि वो उनकी सोच क्या है जी। हम नहीं कहते कि जटिल है, वो कहते हैं जटिल है। दूसरी चीज जो उन्होंने लिखा है वो सोच है उनकी। और जब हम ग्लोबल टाइम्स बोल रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो तो वहाँ के चीन के सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी की सोच है कि भारत जो है अमेरिका के पलड़े में जा रहा है, या अमेरिका जो है भारत के बहुत नज़दीक आ रहा है, क्लोज आ रहा है, और चीन को एज इट इज़ वो दूर कर रहा है। और उनका ये भी कहना है कि भारत को ये समझना चाहिए कि अमेरिका जो है भारत के लिए जो एक मुखौटा दिखा रहा है अपना, और जहर के ऊपर वो चीनी मिला हुआ है और जो भारत को बाद में नुकसान होगा, ये कहना है उनका ग्लोबल टाइम्स में। इसलिए भारत को केयरफुल रहना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत और चीन मिल करके अगर काम करें तो 1 और 1 को 2 की जगह 11 बना सकते हैं जी। लेकिन साथ में ये भी कहना है कि ये इतने उनकी चीन और भारत की आपसी संबंध जो हैं इतने प्रगाढ़ रहते थे, कल्चरल, ट्रेडिशनल, ट्रेड और बाकी चीज़ें, कि ये बैकग्राउंड में रख सकते हैं जो हमारी बॉर्डर की समस्या है। इसका मतलब कि आप पहले की तरह चलते रहो, ट्रेड करो, हमारी जो उनके फायदे की चीज़ें वो करो, और ये जो है चलता रहेगा। तो मतलब उनका देखा जाए तो इस मूड में नहीं है कि कुछ इसको सुलझाएं जी। तो ये चीज़ वहाँ पर है। तो मुझे नहीं लगता कि वो बहुत बड़ी चीज़ आएगी। लेकिन अगर मंत्रियों की मुलाकात हो रही है तो ऐसे तो नहीं हो रही है जी। कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिसीजन आएगा जरूर, जो हो सकता है कि एक स्टेप भी, आधा स्टेप भी अगर आगे बढ़ें तो अच्छी बात होगी। कुछ कंसेशंस लेने देने पड़ेंगे, तो उससे अगर वो भी हो जाए और थोड़ा हम आगे बढ़ें तो दोनों के लिए एक अच्छी बात होगी। दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप देखिए, आज चीन की कल ही जो है चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जेलेंस्की से बात की है जी। यूक्रेन में जी। वहाँ वो शांति प्रस्ताव ला रहे हैं जी। उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ईरान के बीच में समझौता कराया जी, एक मंच पर ले आए। उन्होंने इजराइल और पैलेस्टीन को ऑफर दिया जी, इसके लिए कि समझौता कराने के लिए या बीच पहल करने के लिए तैयार हैं जी। लेकिन भारत के साथ जहां की किसी और को पहल करने की जरूरत नहीं है, खुद ही पहल करने की जरूरत है, उस पहल में कोई प्रगति नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वर्ल्ड लीडर वो बनना चाहते हैं, दुनिया के नक्शे पर आगे आना चाहते हैं, लेकिन अपनी जो है समस्याएं, और यही हमारे साथ ही नहीं है जी। 13 देशों के साथ इनके लैंड और मेरीटाइम बाउंड्री है। मेरीटाइम में भी प्रॉब्लम है, लैंड में भी प्रॉब्लम है। तो वो चीजें जब तक नहीं दूर होंगी तो मुझे नहीं लगता कि चीन अपने आप सोचे कि वो वर्ल्ड पावर बन जाए, वो मुश्किल लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ आ सकता है, और बाकी चीजें वही होगी कि दोनों लोग मिले, माहौल बड़ा अच्छा रहा, बातचीत बड़े अच्छे माहौल में हुई और आगे जारी रखेंगे जी। तो एक ये चीज है इसमें जी। दूसरी चीज, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान ने अपनी कार्रवाई की। कल उनके यहाँ क्या हुआ, कल ही जो है खैबर पख्तूनख्वा में देखिए उनके जो एक काउंटर टेररिज्म फोर्स का हेडक्वार्टर था, वहां पर 17 पुलिसकर्मी मारे गए। और अब जो भी रीजन, उनका ये कहना था कि वहां काफी जखीरा रखा था हथियारों का और एक्सप्लोजिव का, और शॉर्ट सर्किट हुई, जो कि समझ से परे है। काउंटर टेररिज्म ऑफिस में आप कैसे रख रहे हैं इतनी चीजें वहां पर, और शॉर्ट सर्किट हो जाए, ये तो समझ से परे। पर ठीक है, हम उनकी उस पर छोड़ते हैं। हम नहीं चाहते कि ऐसी घटनाएं कहीं भी हो, यहाँ हो वहाँ हो। लेकिन
ये जो बाकी जगह सुरक्षा परिषद बाकी जगह तो उठा रहे हैं, लेकिन उन्हीं के कल डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज जो PRDS इनके DG ISPR थे, उन्होंने कल अपना आकर के वक्तव्य दिया। उनको डर हो गया है कि हो सकता है भारत जो हर स्ट्राइक पर बालाकोट जैसी स्ट्राइक और यूरी जैसी स्ट्राइक किया, हो सकता है ऐसी चीजें फिर और हों। तो उन्होंने इसी पर बोला कि हम सक्षम हैं जवाब देने के लिए, हम माकूल जवाब देंगे। मतलब ऐसी भी चीजें उनको डर तो एक समा गया ही है कि भारत अब जो है चुपचाप बैठने वाला नहीं है, एक्शन लेने वाला है हर एक चीज पर। तो इन सब चीजों के साथ रहते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई चीज आगे बढ़ पाएगी। जहां तक इनके आर्मी चीफ के जाने का है चीन में, आपको पता है पिछले हफ्ते DG ISI गए थे चीन में, वहां बातचीत करके आए हैं। और जनरल मुनीर जो इनके चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, ये सऊदी अरेबिया भी गए थे, जहां से वो पैसों का बंदोबस्त करके लाए, क्योंकि IMF से जो लोन वाली बात अभी तक नहीं बन रही है, क्योंकि जिन्होंने रिजर्व अपने पास रखना है उनके पैसे इनके पास पूरे नहीं हो पा रहे हैं एज पर कंडीशंस। तो वहां से वो पैसे लेके आए और अभी जो है चीन के पास भी गए हैं। तो दोनों मुद्दे हो सकते हैं उनके पास कि जैसे उनके DG ISPR ने कहा है, उनको डर होगा कि भाई हम ये करा रहे हैं कुछ, क्योंकि वो अगर JEM है लश्कर तोयबा या JEM का अगर वो है तो JEM तो उन्हीं के यहाँ है, वहीं से ऑपरेट कर रहा है। तो उनको डर होगा कि कुछ ऐसा ना हो। प्लस हो सकता है कुछ चीन से भी वो कटोरा लेके गए हों लेने के लिए। तो दोनों चीजें हो सकती हैं इसके अंदर। लेकिन ये जरूर है कि अब ये खौफ दोनों जगह हो गया है कि पाकिस्तान भी ये सोच रहा है हम छोटा मोटा करा तो सकते हैं। और इसको नीरज जी आप इसके साथ भी ऐड कीजिए कि पाकिस्तान का आंतरिक माहौल क्या है। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है इलेक्शंस करने के लिए, सरकार चाहती नहीं है कि इलेक्शंस हों। बिल्कुल, उन्होंने यहां तक बोल दिया कि हम इलेक्शंस इसलिए नहीं करना चाहते कि भारत से लड़ाई का डर है, ये उनको टेररिज्म का डर है। ऑलरेडी उनको आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान और LAT से वहाँ से क्या उनके पास हो रहा है, क्या चीज़ें उन्होंने धमकियां इनको दे रखी हैं, वो भी डर इनके पास है। और तीसरा वो आंतरिक हालात देखिए क्या है। तो ये सब करने के लिए ये नोन था, ये भी नोन था कि कुछ न कुछ एक्शन तो हिंदुस्तान में वो करेंगे और उकसाएंगे कि हिंदुस्तान कुछ करे, तो उनका माहौल बने और जनता को इकट्ठा करके अपनी रोटी सेकें जो उनके साथ है। और इसी बीच में कई चीजें आई हैं। एक जो टेप लीक हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि जो चीफ है उनके सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस हैं, उनके मदर इन लॉ और किसी जर्नलिस्ट की बीच की बात है जिसमें इसके बारे में बात हुई है। तो ये बहुत चीजें हैं जो वहाँ चल रही हैं। तो हमें थोड़ा सा अपने आप को कैलकुलेटेड रूप में चलना पड़ेगा, देख करके कि हम ये भी मौका नहीं दें पाकिस्तान को हमारे नाम पर अपनी जो आंतरिक रोटियां हैं सेके। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी ना हो कि वो सोचे कि हाँ हम ऐसे हरकत करते रहेंगे। दोनों चीजें। तो इस माहौल में मुझे नहीं लगता कि SCO में जो रक्षा मंत्री चीन या पाकिस्तान है इंडिविजुअली इनसे हमें कुछ हो पाएगा। लेकिन भारत जैसे करता है, कर रहा है, जो सामूहिक सुरक्षा की बात है, इकट्ठी सुरक्षा की बात है, हम कैसे करें टेररिज्म से लेकर के और जितनी भी इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की है, इसकी बात जरूर भारत उठाएगा और जरूर चाहेगा कि जो मेंबर्स हैं वो इंश्योर करें, आपस में ये माहौल रखें। कम से कम कुछ नहीं तो आपस में ट्रेनिंग एक दूसरे के फौज को या सिक्योरिटी एजेंसीज को दें। आपस में जितनी ये इंटेलिजेंस है वो साझा करें। आपस में अपने एक्सपीरियंस साझा करें जो ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिससे कि एक जगह अगर खुदा न खाते गलती से हो भी जाती है तो दूसरी जगह नहीं हो, बाकी लोग कैपेबल हों दूसरों से भी सीखने की और अपना जो है सुरक्षा माहौल ठीक कर सकें। जी। और सर चूंकि पाकिस्तान की बात चल रही है तो उसके विदेश मंत्री एक और तो SCO की बैठक में भाग लेने के लिए आ रहे हैं जो कि गोवा में होनी है विदेश मंत्रियों की, लेकिन दूसरी तरफ सुरक्षा परिषद समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रोजाना आजकल पाकिस्तान कश्मीर राग को अलाप रहा है।
इसके अलावा हाल ही में खबर आई थी कि पुंछ हमले को लेकर पाकिस्तान को, जैसा आपने जिक्र भी किया कि उनको डर है कि संभावित हमले का डर सता रहा है पाकिस्तान को। एक पाकिस्तान के पत्रकार ने खुलासा भी कर दिया है कि पूर्व सेनाध्यक्ष बाजवा को अपने कार्यकाल के दौरान हमेशा भारतीय सेना का डर सताता रहता था। तो चल क्या रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री आ रहे हैं, दूसरी तरफ रोजाना कश्मीर आग अलाप रहे हैं, जयशंकर जी तगड़ा पलटवार भी कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है सब चीज़ें? नीरज जी, डर भी लगता है पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को, और बिल्कुल, आपने जैसा कहा कि वो गीदड़ भभकी भी देते हैं। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान को एक्चुअली जिसे कहते हैं ना कि अपना एग्जिस्टेंस जी, कि हम पाकिस्तान हैं जी, वर्ल्ड में कहां पर किसको कैसे बताएं। जी, पैसे नहीं है जी, महंगाई इतनी ज्यादा है जी, लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों के पास खाने की चीजें नहीं है, जी, हथियार और रेल है नहीं, टेररिज्म रुक नहीं रही है। जिस अफगानिस्तान के साथ इतने सालों जिस तालिबान को की मदद करते रहे, वही तालिबान अब उनके खिलाफ हो रहा है। जी, जिस चीन से इतनी मदद की उम्मीद की वो भी इतनी नहीं मिल पा रही है। जी, तो अब पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे। जी, नाउ पहली चीज मैं लूंगा जो आपने कहा उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं। जी, जैसे रक्षा मंत्री नहीं आए वो भी मना कर सकते थे, जी, लेकिन अगर वो मना करते तो उनको लगा कि अगर हम सब मना कर देंगे तो दुनिया में हम क्या बताएंगे। इसका मतलब कि ये आएगा कि हम तो दुनिया के मंच में शामिल नहीं होना चाहते जी, और जो हिंदुस्तान या अमेरिका या बाकी लोग कह रहे हैं कि भाई इनके यहाँ टेररिज्म का अड्डा है, जी, इनके यहाँ FTF सूची में इसीलिए डाला गया था कि आतंकवादी इनके यहाँ है, इनका समर्थन करते हैं, तो वही चीज आगे बढ़ती रहेगी। ये अपनी दूसरी चीज आमने सामने नहीं आएंगे, ये अपनी बात कह नहीं पाएंगे जी। और ये सोचिए 11 साल के बाद कोई इनका विदेश मंत्री हिंदुस्तान में आ रहा है जी। हिना रब्बानी खान 2011 में आई थी जी, तो उसके बाद ये आ रहे हैं जी, और इवन देखा जाए तो प्रधानमंत्री इनके तो सिर्फ स्वेरिंग इन सेरेमनी में आए थे मोदी के, जी, नवाज शरीफ जी, वो तो औपचारिकता थी जी, आए और चले गए, तो उसके बाद भी कोई आया गया नहीं। और हिंदुस्तान ने तो इनवाइट करना ही था, SCO है तो इनवाइट करना ही करना था, नहीं कि बोलते कि आप नहीं आइए। तो ये चीजें हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन विश्व मंच पर पाकिस्तान अपने आप को दिखाना चाहेगा। इनफैक्ट मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, पाकिस्तान में ही था उनका, जी, जिसमें कहा गया था कि जरूर जाना चाहिए, जी, नहीं तो हम अलग थलग पड़ जाएंगे और लोग कहेंगे ये तो किसी मंच पर आकर के साझा होना ही नहीं चाहते। जी। तो ये उनका आना है। बिलावल भुट्टो क्या क्या कह चुके हैं, अमेरिका में क्या बोले हैं, UN में क्या बोले, हम सब जानते हैं जी। लेकिन ये भी है उनकी बात का कहीं कोई, और ये खुद बोल चुके हैं, नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो बोल चुके हैं कि उनकी बात का कोई भरोसा नहीं कर रहा है। किसी दुनिया के किसी मंच पर कोई देश, चाहे वो ईरान है, चाहे सऊदी अरेबिया है, चाहे एमिरेट्स है, कोई उनके बात पे भरोसा नहीं कर रहा है। तो उनको सबसे बड़ी चीज है कहीं तो कोई मंच मिले। दूसरी चीज बायलैटरल चीज अगर ये बोलेंगे तो नुकसान उन्हीं को होगा, क्योंकि बायलैटरल चीज तो बिल्कुल मना है इस संगठन में बोलने का। लेकिन एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, टेररिज्म का मुद्दा आने पर क्या चीन भारत को सपोर्ट करेगा SCO में? जी। अगर हम इन जनरल टेररिज्म भी कहें, जो हिंट तो पाकिस्तान की तरफ होगा और कोई है ही नहीं SCO में जिसको जो ये करता है इसके ऊपर, तो क्या चीन समर्थन करेगा? एक ये भी थोड़ा सोचने की बात है। और हो सकता है चीन ने बोला कि भाई हम आ रहे हैं, तुम भी आओ, हम इंश्योर करेंगे कि तुम्हारे ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं बोली जाएगी। दूसरी चीज जो आपने कही पाकिस्तान की आर्मी चीफ की, अब ये जो इन्होंने इंटरव्यू दिया था, इन्होंने जनरल बाजवा ने, आई थिंक जर्नलिस्ट का नाम मुनीर है, हामिद मीर को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। और बड़ी साफ शब्दों में एक और चीज है, इससे पहले इमरान खान ने यह बोला था, आपको याद होगा, कि जनरल बाजवा हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते थे, कि वो चाहते थे कि हम जो है आपस में दोस्ती करें और ये जो माहौल था उसको ठीक करें। और अभी जो ये हामिद मीर का कहना है, बड़ा साफ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने बोला कि हमारे पास न डीजल है, न टैंक्स में टैंक्स हमारे ऑन रोड हैं, इतने रिपेयर्स के लिए सामान नहीं है, और चीजों की कमी, असलहों की कमी, हम कैसे लड़ पाएंगे।
हिंदुस्तान से। तो ऐसा नहीं था कि वो जो है कोई ऐसी बात बोल रहे थे, फैक्ट था वहां पर जी। कि ऐसी चीजें उनके पास थी और वो समझ नहीं आ रहे थे कि वो किस हिसाब पर लड़ेंगे। कहने के लिए तो आप कुछ ही बोलते रहिए। तो ऐसे जो हालात हैं, हालात तो कोई बड़े हैं नहीं, कोई नई चीज उनके पास आई नहीं है जी। तो ऐसे जो हालात थे उसमें पाकिस्तान कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकता था, ना बढ़ सकता है। दूसरी चीज, सब कुछ होने के बावजूद वहां पर अभी भी देखिए, 2 दिन पहले आपने देखा कि इन्होंने ये भी बोला कि हो सकता है, अभी वहां भी न्यूज चल रही है कि मार्शल लॉ जल्दी होने वाला है। जी जी। और वो जो टेप की मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले जी। उसमें भी यही आ रहा था कि धमकी दी गई है इवन सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं होगा तो हम मार्शल लॉ लाएंगे अगर इलेक्शन की बात पर अड़े रहेंगे तो। जी। तो और इमरान खान को डर है कि उनकी जान ले ली जाएगी। जी। तो इतनी माहौल ऐसे चल रहा है वहां पर। ऐसे माहौल में हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। जी। कोई भी भारतीय नहीं चाहेगा, चाहे गवर्नमेंट है, चाहे मैं हूं, आप हूं, कोई नहीं चाहेगा कि डिस्टेबलाइज्ड पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान स्थिर होना चाहिए, वहां के लोग खुशहाल हों, वो हम चाहेंगे जी। लेकिन हम ये भी चाहेंगे कि पाकिस्तान जो इस तरह की हरकत नहीं करे, इस तरह की सोच नहीं रखे, अपने जो लोगों हैं उनको लोगों के बारे में सोचे, और जो टेररिस्ट हैं उनको बिल्कुल बाहर करे अपने यहाँ से, अपने फौज की सोच को ठीक करे। जैसे जनरल बाजवा हो सकता है उस रास्ते पर जा रहे थे और उनके आगे नहीं जाने दिया गया। तो ऐसे सोच करेंगे तब वो आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। किसी भी लेवल में यूएनओ से लेकर के किसी भी देश में जा करके वो भारत के विरुद्ध कुछ भी बोलते रहेंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान की कश्मीर की बात करते हैं, हमारे कश्मीर में देख लीजिए क्या हालत है, लोग कितने खुश हैं। बल्कि वहां के कश्मीर में क्या देखिए सिचुएशन हो रही है कि लोग कह रहे हैं अभी कि भाई कितना खुशहाल है, हमें तो क्यों वहां से बाहर आ गए। और उनके वही नहीं, कश्मीर नहीं, वहां के पाकिस्तान के भी लोग कह रहे हैं कि हम क्यों बाहर आ गए, वहां रहते तो कितने खुशहाल रहते। जी। एक पाकिस्तानी पत्रकार ने तो ट्वीट भी किया था कि दादाजी आपने कहां लाके फंसा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस चीज पर है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जब तक ये बदलेंगे नहीं अपना सोच, तब तक जो है ये चीज बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इससे, और इनकी जैसे मैं कह रहा हूं गिदड़ बबकी देते रहते हैं या कहीं भी बोल रहे हैं, हमें जो है अपना माकूल जवाब जो भी कहेंगे उसको देते रहेंगे, जिससे उनको लगे कि वो जानबूझ करके हमको परेशान, या जो कहते हैं कि पिनप्रिक्स हैं, वो नहीं कर पाए। जी। और भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका की ही बात कर लें सर, तो आज ज़्यादातर पड़ोसी देशों को ही केंद्र में रखा है। श्रीलंका में सर इस समय आतंकवाद रोधी विधेयक को लेकर वहाँ पर बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा क्या है आखिरकार इस आतंकवाद रोधी विधेयक में जो लोग इसके खिलाफ उतर आए हैं, जबकि श्रीलंका में जिस तरीके के हालात थे कुछ समय पहले, तो वहाँ पर तो जनता को समर्थन करना चाहिए ऐसे किसी भी कदम का जो आतंकवाद पर रोक लगाता हो। नीर जी, ये बड़ा क्लियर है वहाँ का, श्रीलंका का। आप देखिए तो जो अभी तो एटीए आतंकवाद जो विरोधी कानून जो अभी जिसके बारे में बात कर रहे हैं जी, इससे पहले पीटीए बना था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 1979 में, जब उस समय बेसिकली जब हिंसाग्रस्त था और जब एलटीटीई का वहाँ चल रहा था जी श्रीलंका में, और एक जो है काला कानून माना जा रहा था इंटरनेशनल लेवल पर जी, जिसमें लोगों को सालों तक लोगों को इस कानून में रखा। इनफैक्ट 20-20 साल तक लोग बिना चार्जशीट के रखे गए थे जी। उनको पकड़ लिया जाता था और कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती थी, कोई केस नहीं होता था, लोग रखे जाते थे। किसी को भी कहीं से भी इस कानून के अंतर्गत पकड़ा जा सकता था, कोई असेंबली नहीं कर सकता था, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता था, और किसी को भी, मतलब इसमें कुछ जैसे अंधा कानून कहते थे एक तरह से वही था जी। इस कानून की बहुत निंदा हुई थी जी। इवन यूएनओ ने इसकी निंदा की जी, यूरोपियन यूनियन ने इसकी निंदा की थी, और वहाँ तक 2014 में या 16 में उन्होंने यहाँ तक बोला कि जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, उसको ख़त्म कर देना चाहिए जब तक इस कानून को जो है वो अमेंड नहीं करते हैं जी। तो इस कानून की बहुत ऊपर तक अमेरिका से लेकर के, यूएनओ से लेकर के, यूरोपियन यूनियन, हर जगह इसको काफ़ी ज़्यादा लोगों ने
उनको बोला उसको बदलने के लिए, क्योंकि सब ने कहा कि ये अंधा कानून है, काला कानून है। तो इसको 2016 में जो अभी राष्ट्रपति जब उस समय प्रधानमंत्री थे तब वो ले आए थे इस कानून को 2016 में। उस समय भी अपोजिशन हुआ था, क्योंकि इस कानून में भी थोड़ा कुछ तो बदलाव है, लेकिन बहुत ज्यादा बदलाव अभी भी नहीं है। अभी भी इसमें है कि सुरक्षा एजेंसियां, आर्मी जो है किसी को भी सर्च कर सकती हैं, कोई भी प्रोसेशन, कोई भी जो प्रोटेस्ट है उसको रोका जा सकता है, किसी इलाके में डिस्टर्ब एरिया इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है, प्रेसिडेंट कर सकता है, सुरक्षा एजेंसियां उनको उनके कहने पर, मतलब सीधा वो चीज़ अभी भी उसमें है। किसी को अभी भी इनको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अभी भी इसमें हैं, और इसी वजह से अभी भी इसके अगेंस्ट बहुत विरोध हुए थे 2016 में, फिर उन्होंने इस कानून को रोक दिया था। अभी दोबारा उस कानून को ला रहे हैं, और इसके विरोध में अभी भी एमनेस्टी इंटरनेशनल ने, यूनाइटेड नेशंस ने, और अभी अमेरिका में भी कुछ सीनेटर्स ने इसको रेज किया है। उन्होंने राष्ट्रपति बिडेन को और बाकियों को ही बोला है कि इसको रोका जाए, कि ये ऐसा काला कानून दोबारा नहीं आए। हालांकि इनके जो कानून मंत्री ने ये बोला है कि हम इस कानून में बहुत ज़्यादा, इस बिल में अभी तक उन्होंने लाए नहीं, हालांकि आना था, मंगलवार को ये बिल आना था उनके असेंबली में, लेकिन नहीं आया है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि हम बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव इसमें नहीं करेंगे, लेकिन विरोध इसी मामले पर चल रहा है। और ख़ास करके जो विरोध है वो तमिल से हो रहा है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, खास करके मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, बाकी वो सारे विरोध कर रहे हैं इसका, क्योंकि इनके ऊपर ही ज़्यादातर लागू होगा। और अगेन दोबारा जो है उनको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है उसी कानून को। मैं ये कहूँगा कि तकरीबन 80% हुई है, 10-15% इन्होंने थोड़ा सा कहीं कहीं उसमें बदलाव किए हैं। तो इस वजह से वहाँ पर काफ़ी अनरेस्ट है, इंटरनेशनल प्रेशर भी काफ़ी है कि ये चीज़ें कम करें। और ये चीज़ें एक ऑफशूट में आपको बोलूँ, ये तो उसका भी था जो अभी रिवॉल्यूशन हुआ था वहाँ, जो राष्ट्रपति भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, उनके पार्लियामेंट भवन पर लोगों ने कब्जा कर लिया था, राष्ट्रपति को भागना पड़ा। तो ये जो सारी चीज़ें हुई, शायद उसके परिप्रेक्ष्य में ये देख करके ये कानून पर ये ला रहे हैं। लेकिन ये इनको मानना, ये देखना चाहिए कि ये हालात आए क्यों श्रीलंका में, उसको उसके बारे में सोचना चाहिए, बजाय कि ये सिर्फ आप इस तरह का कानून ले आएंगे उससे ही चीज़ें नहीं रुकेंगी, जनता फिर भी कितना रुकेगी। तो इस वजह से इसमें इस कानून पर उनको गौर करना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं कहता कि टेररिज्म का होना चाहिए, हर जगह है, लेकिन एक इंटरनेशनल यूएनओ ने एक इंटरनेशनल नॉर्म बनाया हुआ है ऐसे कानूनों के लिए, और वही कहा जा रहा है कि आप वो इंटरनेशनल नॉर्म जो है उसको फॉलो कीजिए, अपने जो आपकी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको ध्यान में रख के कानून बनाइए। लेकिन जहां पर ह्यूमन राइट्स की बात है, किस हद तक देनी चाहिए, किस हद तक आप उस दायरे में जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस इंटरनेशनल नॉर्म्स में जो यूनाइटेड नेशंस की बनी है उसमें हैं। तो वहाँ पर यूएनओ से यही कहा जा रहा है कि आप उसको फॉलो कीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी यही बोला है इनको, और जो अमेरिका से वहाँ भी यही बोला जा रहा है, बल्कि एक दो और चीज़ों को बताया जा रहा है कि उसको भी उनको कम करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। और जरा सूडान पर भी एक चर्चा कर लेते हैं सर। भारत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकाल पाने में सफल होता दिख रहा है। ऑपरेशन कावेरी को सफलता तक पहुंचाने के लिए ऐसे क्या प्रयास किए गए जो रंग लाए? साथ ही विदेशों में संकट से घिरे भारतीयों को बचाने के लगातार सफल होते भारतीय मिशनों को कैसे देखते हैं? नीरज जी, एक चीज़ आपको मतलब गर्व वाली बात है हमारी कि एक पहली चीज़ नहीं है जी, पहली बार नहीं है जी। और पिछले आपने जो भी 3-4 देखे हैं, कितनी बढ़िया तरीके से बिना किसी मैं कहूँगा हिंड्रेंस के, बीच में कुछ रोड़ा नहीं लगा, और हम बड़ी अच्छी तरीके से इन हालातों में लोगों को लेके आए जी। लेकिन मैं आपको वापस ले चलूँगा, बहुत पीछे नहीं, काफ़ी सालों से ये चीज़ें की गई। 1990 की बात करूँगा, जबकि गल्फ वॉर जो हो रही थी, हम कुवैत से तकरीबन 1,70,000 भारतीयों को लेके आए थे जी वहाँ पर। उसके बाद अगर आप जाएं 1996 में भी इंडियंस को लेके आए थे, जो जिनके पास एमिरेट्स में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में उनके पास वीज़ा नहीं था, और उन्होंने चेक किया और उनको वापस आना पड़ा था जी।
ये भी इवैक्यूएशन ही था जी। जो वहाँ से 1996 में लेके आए थे जी। 2011 में आप देखिए जो इसमें इजिप्ट में पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ था जी, मेजर, काफी वहाँ से बड़ा, जी। वहाँ से तकरीबन 10,000 लोगों को इवैक्यूएट किया गया था जी। वहाँ से 2011 में 2015 में एक आप राहत हुई थी जिसमें हम यमन से लेके आए थे जी। अपने लोगों को। उसके बाद जो है हमने एक ऑफ मैत्री आपको तो बगल से किया था हमने, जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था जी। वहाँ से भी हमने लोगों को, और आपको पता है कितने लोग हमारे होते हैं वहाँ जी, पर, बिल्कुल। उनको किया था। और उसके साथ साथ हमने नेपाल के लोगों को सहायता भी दी थी, उनका रिहेबिलिटेशन बाकी भी किया था, अपने लोगों को इवैक्यूएट भी किया था। और उसके साथ अगर आप देखें तो ज़्यादा दूर नहीं, 2020 में हम चीन वुहान से भी अपने लोगों को ले आए जी। और उसके बाद आप जो है अगर 2021 देखिए, 2021 में अफगानिस्तान से आपको पता है कैसे हम अपने लोगों को वहाँ से निकाल के ले आए। 2022 फरवरी सबसे नज़दीक आप गंगा करके इतनी बड़ी लड़ाई यूक्रेन रशिया के बीच में जी। किस तरह ले आए, और मैं थोड़ा समय लूँगा, आप देखिए कैसे ले आए। इसमें आप गंगा बोला गया, नाम दिया गया जी। अगर आपको याद हो प्रधानमंत्री ने खुद बात की सबसे, पोलैंड से जी। यूक्रेन से, रशिया से, जी। यूरोपियन यूनियन देशों से बात की जी। और अगर आपको याद हो 2 घंटे के 3 घंटे के लिए रशिया और यूक्रेन ने आर्टिलरी फायरिंग रोक दी थी क्योंकि बाई रोड हमारा लोग आ रहे थे, जा रहे थे जी। और आपको ये भी याद होगा बीच में कुछ पाकिस्तानी अपने बस पर हिंदुस्तान का झंडा लगा करके वो भी इसमें निकले, सुरक्षित निकले थे। तो आप देखिए कि हम कहां से किस लेवल तक पहुंच करके ये सारे इनको अंजाम दिया गया जी। वहां पर। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 1990 में थोड़ा आसान था, बट इस समय इतना आसान नहीं था। आप देख रहे हैं क्या माहौल था, किस तरह था जी। कि इनके खुद के लोग सुरक्षित नहीं थे यूक्रेन के जी। और उसमें लेके आना, और हमारे लोग इतने बच्चे थे जो इतने ज्यादा डिस्प्लेस थे, 23,000 आपको होगा, बल्कि ज्यादा ही थे, 23,000 तो रिकॉर्ड में जो आया जी। वो आए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि किया गया। और अब जो है हमारे सामने है सूडान का। सूडान का अगर आप देखिए तो सूडान की हम हालत देख चुके हैं क्या है। मैं पिछली बार भी हमने एक बार बात किया था और हमने कहा था कि बहुत अनस्टेबल कंट्री रही है सूडान। जी। जी। 1956 में इंडिपेंडेंस लिया और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने कहा भी था कि सबसे ज्यादा कू अगर किसी कंट्री में हुए हैं तो इस देश में हुआ है जी। और 20 साल 30 साल तक तो एक जनरल ने ही कू करके राज किया और कुछ नहीं हुआ। और अब देखिए क्या हालत वहाँ हो रखी है, किस तरह से चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज इससे पहले कि हम जाएं इसमें हुआ क्या, एक समझना है कि ये इतना आसान काम नहीं होता कि आप सिर्फ गए और हवाई जहाज भेज दिया और जहाज भेज दिए और लोगों को लेके चले आए जी। बहुत बड़ा कोऑर्डिनेशन है। आप ये सोचिए कि हम लोग कहाँ हैं, पहले तो जी। कितने लोगों के बारे में हमारे पास जानकारी है। जी। कहा जा रहा था कि 3,000 थे, मुझे जो मैं देख रहा हूँ न्यूज उसमें आ रहा है कि 5,000 के लोग हैं तकरीबन। जब पहुंचने के बाद हमारी जो फौज वहाँ पहुंची है, आर्मी पहुंची है, नेवी पहुंची है कि तकरीबन इतने हो रहे हैं जिनको लाना है जी। उसके साथ ये सारे के इनके सबके कांटेक्ट में रहना जी। ये लोग इतने वेल डिस्पर्स थे, इतने ज्यादा थे। और कुछ तो ऐसे हैं इनमें से सूडान से जो आ नहीं रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो सालों से जनरेशन से यहाँ हैं, अब हम कहाँ जाएंगे, हम यहीं रहेंगे जी। कहाँ जाएंगे जी। उसमें कई उसमें आ रहा है कि आयुर्वेदिक और मॉडर्न मेडिसिन वाले बहुत लोग वहाँ पर हैं, उसमें खेती वाले बहुत लोग हैं, तो ऐसे लोग भी वहाँ पर हैं। तो ये सारी चीजें सामने आती है, कैसे इनको इकट्ठा करना। वहाँ खुद के लोग जो है भाग रहे हैं जी। वो सुरक्षित नहीं है, उसमें अपने लोगों को सुरक्षित करना, इन दोनों जो आर्मी और उनसे बात करना कौन करेगा जी। लेकिन 2-3 चीजें इसमें और चीजें क्या होती हैं, इन लोगों को कहाँ कैंप करेंगे, कहाँ से इकट्ठा करेंगे, किस रास्ते से ले आएं, लैंड के रास्ते से ले आएं, बाई एयर ले आएं, बाई सी ले आएं, कहाँ पर इकट्ठा करें, वहाँ से आगे कैसे ले जाएं, सुरक्षा कैसे उनकी करें। आपको पता है मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं तो क्या करते हैं जी। वो
उसके लिए भी पैसे मांगते हैं, कई चीजें, जी। राशन पानी इनका कैसे इकट्ठा करें जो हमारे लोग हैं, जी सुरक्षा कैसे करेंगे इनकी, इन पर अटैक मत हो जाए। जी और फिर इनको लाते समय कोई बीमार पड़े, कुछ और चीज पड़े, और आपको पता है हमारे यहाँ कई होती हैं, हर एक आदमी कहता है पहले मैं जी कैसे वो करें, ले आए, किसको ले आए। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, और यही चीज सरकार में की गई। आप देखिए 2 दिन लगातार प्रधानमंत्री ने खुद ही मीटिंग चेयर की जी इसके बारे में, क्या करना है, कैसे करना है। जी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको आप जानते ही हैं, जी। उनके बारे में तो कुछ कहने की बात ही नहीं, उन्होंने खुद कितनी इसके बारे में बातचीत की। हमारी आर्मी ने भी तो हमें एयरफोर्स हमेशा ही हो तो 24 आवर्स अलर्ट पर रहते हैं जी। और इसमें MEA का और इनके जो एम्बेसडर है, जो लोग हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जी कहा यह जा रहा है कि जो अभी एम्बेसडर हैं सूडान में, जी। वो पहले जिद्दा में, जहां से कि हमारे लोग जा रहे हैं, जहां से हम उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं, वहां पर चार्ज डी अफेयर्स थे पहले जी। तो वहां उनको लोगों को जानते थे, यहां पर रह चुके हैं। और कांटेक्ट किसको किया गया, जो ये जो कंट्रीज नज़दीक हैं जी। यही जद्दा और ये सब जितने हैं, जो जिनके ऊपर आधा सूडान डिपेंडेंट है अपने हर एक चीज के लिए जी। तो अभी सूडान बंदरगाह पर जो है लोगों को इकट्ठा किया गया जी। पहले बीच में किया गया, फिर वहां लाया गया, वहां से जद्दा लाया गया, जहां से बाई एयर और बाई सी इनको लाया जा रहा है जी। तो ये देखिए आप कितना बड़ा कोऑर्डिनेशन एक करना पड़ा, किया गया जी। और ये भी है, ऐसा नहीं है कि हमारी शिप्स और बाकी वहां पर है नहीं, सुरक्षा के लिए बहुत जरूरत थी। अगर यहाँ पर हमला हो जाता कुछ तो फिर हम क्या करते जी। छोड़ तो नहीं सकते थे लोगों को जी। या जो लोग करते, तो हमारी नेवल शिप्स भी उन इलाके में जरूर कहीं ना कहीं रहते हैं जिनको इकट्ठा किया गया जी। वहां पर लाया गया कि ऐसे अगर कोई एलिमेंट हैं जो नाजायज फायदा उठाए उनको भी डर हो जी, वो भी करना पड़ा, फौज को वहां भेजना पड़ा। और आपने देखा होगा कि फौजी ऑफिसर वहां गए हैं, कैसे लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं सबको जी कि सबको ले जाएंगे, लेकिन तरीके से जी। उन्होंने ये बताया कि जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको पहले जी। और जो नहीं भी हैं वो घबराए नहीं, सबको भारतीय हैं तो आप जरूर भारत में जाएंगे, यही उन्होंने बोला, लेकिन हम सही तरीके से करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे जी। तो ऐसी चीजें करके, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन करके, उनके खाने पीने का, दवाओं का, लाने का अरेंजमेंट, और आप सोचिए 5000 को लाने का मतलब एक शिप है जिसमें 300 लोग आ रहे हैं जी। और एयरक्राफ्ट हमारे पास C-30 जो C-130 जो है जे एयरक्राफ्ट अभी आया हरकुलिस, इतना बड़ा, उसमें तो ये मिला के कई ट्रिप्स हैं जिसमें करके कल तक की न्यूज में तो 550 लोग आ गए थे जी। और धीरे धीरे बाकी लोग भी आ रहे हैं, लेकिन मैं भी नहीं कहूँ कि बहुत स्मूथ रहा। हमको ये सब चीजें ये बड़ी अब आम हो गई हैं जिस तरह वैश्विक माहौल है जी। और हमारे लोग जो है तकरीबन देखा जाए तो हमारे जो मतलब तकरीबन 3.5-4 करोड़ लोग हैं जो कि बाहर विदेशों में ऑलरेडी हैं और रहते रहेंगे, और तकरीबन 25 लाख कहा जा रहा है कि ऑन एन एवरेज हर साल जा रहे हैं जी तो बाहर। तो अब तो हिंदुस्तान के लोग कई जगह रहेंगे, सिर उठा के रह रहे हैं जी। लेकिन हिंदुस्तान और हमारी जो मतलब सरकार और जितनी भी एजेंसियां हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को सुरक्षित माहौल हो, उनको विश्वास हो कि अगर कहीं कुछ घटना होती है तो उनको जो है छोड़ा नहीं जाएगा, सरकार वापस ले आएगी। और इसके बारे में जैसे हमने कहा, हम तो सिर्फ 3-4 एजेंसीज का नाम लिए जी, और भी बहुत एजेंसीज हैं जिनसे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है जी। तो ये जो है इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, और एक हमें इसके लिए मैकेनिज्म बनानी पड़ेगी, इसके लिए एक SOP बनानी पड़ेगी। और ये जैसे हमने एक डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई ऐसी चीज बना रखी है, ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए जो हमेशा रहेगी, क्योंकि ऐसी चीजें तो शॉर्ट नोटिस में होंगी जी, पहले तो पता होंगी नहीं जी। हालांकि हालात से पता लग जाता है, तो हर समय तैयार रहें कि 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन जो भी नोटिस है उसमें सब कुछ एक्टिवेट करके और ये काम को अंजाम दिया जा सके। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जो मित्र देश हैं, जो जिनके साथ हम बहुत कंफर्टेबल हैं, उनको ले करके जैसे काम अंजाम दिया गया, बिकॉज उनके हो नहीं सकता, अकेले हम ये कर नहीं सकते, उनके साथ हमेशा ये लाएजान रहे। और जहाँ भी हमारे लोग हैं वो भी सिर्फ एजेंसी से ही नहीं होगा, उन लोगों को भी आपस में मिल करके
एक ग्रुप, एक संगठन, एक ऐसी चीज बनानी पड़ेगी जिससे वो भी संपर्क में रहें, और अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उनके पास भी एक तरह की एसओपी हो कि वहाँ कहाँ इकट्ठे हों, कैसे करें कि उनको जो सहूलियत हो भी, और जो हमारी सरकार हो, हमारी एजेंसियां हैं, उनको भी सहूलियत हो उनको लाने में, ले जाने में और एवोकेट करने में। बिल्कुल, और आपने ये वाकई में बड़ी बात कही कि वो सब कुछ सरकार पर नहीं छोड़ा जा सकता, नागरिक समूह जो है उनको भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी निभानी चाहिए। सर, वैसे तो आज के कार्यक्रम में अपने आपसे जो सामयिक प्रश्न थे सारे पूछ लिए, लेकिन एक ताज़ा समाचार आया कि शी जिनपिंग ने यूक्रेन और रशिया संघर्ष शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है। आपको क्या लगता है कि ये बातचीत का कारण क्या रहा, और क्या इस बातचीत से युद्ध समाप्ति के कुछ संकेत मिले हैं? नीरज जी, मैं तो नहीं कहूँगा कि युद्ध समाप्ति के संकेत अभी मिलेंगे जी, क्योंकि देखा जाए तो ये हठबंदी हो गई है जी। यूक्रेन ने कहना है कि हम 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे, हमारी जमीन के ऊपर तो वार्ता होगी नहीं जी। पुतिन वापस जाएंगे नहीं, उनको भी अपना कहते हैं मुझको वाली इज्जत की सवाल है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन क्या वापस जाएंगे जी। एक वो चीज है। लेकिन जब आखिर में अगर ये गए थे शी जिनपिंग और पुतिन से मिले जी, तो सिर्फ शांति की तो बात नहीं हुई होगी जी, क्योंकि चीन को भी सबसे बड़ा डर अभी है अमेरिका जी, उनकी हरकत से, और रूस को भी डर है अमेरिका की हरकत से, वहीं से सारा चल रहा है जी। यूरोपियन यूनियन से भी उतना नहीं है चीन को, क्योंकि आप देखें कि फ्रांस के राष्ट्रपति वहाँ गए और क्या एक माहौल बनाए जी। लगता नहीं है इवन जर्मनी में भी कि ऐसा कुछ होगा, और यूक्रेन ने पहले ही बोल दिया था इनको जी कि आप आइए देखिए और भूमिका निभाइए मध्यस्थता की। जी। अगर यूक्रेन ने चीन को बोला इसका मतलब जेलेंस्की अमेरिका भी गए थे जी, यूरोपियन यूनियन गए, और यूरोपियन यूनियन के सभी देश, जापान से लेकर सभी देश वहां जा चुके हैं, जैसा अध्यक्ष मैं कहूंगा वहां जा चुके हैं। अगर तो इसका मतलब उनसे कुछ नहीं हो पाया, तब उन्होंने रुख किया कि भाई अब चीन है जो कि शायद ये कुछ करे, और चीन ने, जैसे मैंने कहा, चीन अब अपने आप को वैश्विक स्तर पर अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहता है जी, क्योंकि अमेरिका कुछ नहीं कर पाया जी। अमेरिका अभी जैसे इजराइल और फिलिस्तीन में अमेरिका ने इजराइल को सपोर्ट किया, अब बात आगे नहीं बढ़ी, लेकिन चीन वहां पहुंच गया कि हम जो है मध्यस्थता करेंगे जी। और एमिरेट्स और इसका आपने देख ही लिया ईरान का क्या है, जहां पर चीन ने सीरिया को भी, टर्की को भी ले आए जी बातचीत के लिए। जी। तो आप देखिए कि मतलब माहौल वहां पर क्या बन रहा है, किस तरह का जी। और वही चीज यहां पर यूक्रेन में ले आ करके, तो अब चीन अपने आप को दिखाना चाहता है, जो कहा जा रहा था कि चीन बड़ा एग्रेसिव हो रहा है जी, कन्फ्रंटेशनिस्ट मूड में है जी, कि नहीं मैं तो मेरी लाठी मेरी भैंस वाली बात जी। उससे चीन दिखाना चाहता कि नहीं हम को एग्जिस्टेंस में हैं, सबकी मदद करना चाहते हैं और दूसरे नहीं कर पाएंगे हम ही कर पाएंगे जी। ये भी चीज आगे आ रही है जी। अब बात कितनी आगे बढ़ेगी, हालांकि ये चीज हो चुकी है बातचीत में, 1 घंटे की बातचीत हुई है जिसमें ऑलरेडी चीन ने, शी जिनपिंग ने, जो इनके पहले एम्बेसडर थे, रशिया में जो एम्बेसडर थे, उनको उन्होंने अभी नियुक्त किया है इनवॉय यूक्रेन के लिए। यूक्रेन ने अपने एक मिनिस्टर को इनवॉय नियुक्त किया है, एम्बेसडर नियुक्त किया है चीन के लिए जी। तो ये दोनों चीजें हैं, तो सकारात्मक माहौल तो है, लेकिन साथ में इन्होंने जो है ये भी बोला है, अमेरिका ने बोला है, रिएक्शन दिया है कि अच्छी बात है जी, लेकिन लगता नहीं कि बात आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि वो चाहेंगे भी नहीं कि बात आगे बढ़े, कि उनके बिना कैसे बात आगे बढ़ेगी जी। सबसे पहली चीज ये है। जहां तक यूक्रेन का सवाल है, मैं दोबारा दोहराता हूं, यूक्रेन को मिल क्या रहा है इस लड़ाई में जी। 4 करोड़ की पॉपुलेशन में से उनके तकरीबन 1 लाख से ऊपर लगभग मर गए हैं, लेकिन वो अनऑफिशियल न्यूज है जी। उनके जो है 1 करोड़ के आसपास, 80-85 लाख तो करीब 2 महीने पहले बोले जा रहे थे, यूएनओ ने बोला था जी। 1 करोड़ के आसपास जो है डिस्प्लेस हो चुके हैं जी, डिस्प्लेसमेंट बाहर जा चुके हैं, रिफ्यूजी बन चुके हैं जी। और क्या एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उनके बच्चों का, औरतों का, वो आप जानते ही हैं जी। इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कई 1 करोड़ तकरीबन हो गया, तो आधी पॉपुलेशन बची है जी। मतलब ये देखिए कि तहस नहस हो गया पूरा का पूरा यूक्रेन जी।
उनका एनर्जी सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका बिल्डिंग्स, उनकी मतलब सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, शहरों का सब हालत देखिए। तो बचा क्या है, बच क्या रहा है? सारा कुछ करने के बाद, इतनी हथियार लेने के बाद रूस का तो कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उनके शहरों का तो कुछ नहीं कर पाए, और ज्यादा कुछ करेंगे तो पुतिन और एग्रेसिव होंगे जी। तो इससे रूस को, यूक्रेन को तो कुछ नहीं मिल रहा है जी। मिल क्या रहा है? अमेरिका को मिल रहा है जी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन को अपना जो डिफेंस बजट है डबल करना पड़ रहा है, तो आप सोचिए कि क्या हो रहा है उनका जी। दूसरा, अमेरिका में देखिए ऑयल कंपनीज को 200% मुनाफा हुआ, आपने पढ़ा, और एक ऑयल कंपनी एक्सॉन ने तो अपने जो सीईओ हैं उनकी पे चेक 300% बढ़ा दिया, $350 मिलियन उनको मिल रहे हैं, आप सोचिए एक साल के। तो ये हालत है कि मतलब विंडफॉल है, सबसे ज्यादा तो इनको मिल रहा है, अमेरिका को मिल रहा है, अमेरिका को फायदा हो रहा है। तो इस वजह से इतनी जल्दी समस्या का समाधान तो नहीं लगता, लेकिन अगर युद्ध विराम पर भी बात हो जाए जी, तो एक ये बहुत सकारात्मक चीज होगी, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन क्या पुतिन ये चाहेंगे जी कि कभी वो अपने आप को चीन से ऊपर समझते थे जी, अमेरिका से ही नंबर 1 नंबर 2 की बात चल रही थी जी, क्या वो चाहेंगे कि वो चीन उनसे इतना ऊपर चला जाए जी? और क्या वो चाहेंगे कि चीन अगर प्रेशर देगा बाकी भी प्रेशर डालें कि वो जगह छोड़ें जी एरिया? वो तो वो चाहेंगे नहीं जी। और यूक्रेन क्या चाहेगा कि जिस पर वो लेके चला था कि हम तो क्रीमिया भी वापस लेंगे जी, वो अपना छोड़ेगा जी? और आज ही 2 घंटे पहले तकरीबन पहली बार काफी दिनों के बाद पुतिन क्रेमलिन में गए हैं जी। वहां क्या मीटिंग चली, क्या बात चली, तो आगे आएगी, लेकिन जरूर कुछ ऐसी स्ट्रेटजी होगी तभी वो क्रेमलिन में गए, नहीं तो ये तो अपने ऑफिस से ही काम अपना कर रहे थे जी। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर बहुत जल्दी हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सकारात्मक चीज जरूर है। इन्वॉल्व की अगर होगी, एम्बेसडर्स अगर एक्सचेंज हो रहे हैं, तो बातचीत, इसका मतलब एक दरवाजा तो खुल गया है इनके बीच में बातचीत करने का। हो सकता है इसी से हो, बिकॉज इससे पहले टर्की से आपको याद होगा शुरू में टर्की में मीटिंग भी हुई थी, यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स की, फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे, लेकिन बात नहीं बनी थी जी। चाइना से अगर हो सकता है तो एक बहुत सकारात्मक पहल होगी, अच्छी बात होगी, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद हम अभी नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन सकारात्मक पहलू तो हैं कि हो सकता है दोनों को थोड़ा बहुत कुछ कमी आए। बिल्कुल, और जैसा आपने कहा कि दरवाजे तो चलिए खुले हैं, बाकी अब देखना होगा कि मेल मुलाकात होती है नहीं। आज के कार्यक्रम में सर आपने सूडान से लेकर एससीओ बैठक और श्रीलंका के हालात, पाकिस्तान के हालात पर विस्तृत रूप से जानकारी दी। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनके मन में उमड़ घुमड़ रहे सभी सवालों के जवाब मिले होंगे। आज के कार्यक्रम में इतना ही, बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।